गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रिवाइज करेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी। मैंने सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं लिए। पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस जो खुद से फ्रेम के होते बोलिए, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर होने चाहिए उस पॉइंट से। टोटल विल सॉल्व 40 क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। डाइस को अगर 2 बार रोल करो तो सैंपल स्पेस कितना होगा? एक बार रोल करते तो 6, दूसरी बार रोल करोगे तो 6, 6 इंटू 6 36 will be your sample space. आगे क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 3 पॉइंट्स। गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या होगा? गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब दोनों डाइस पे जो भी नंबर्स आने वाले हैं इनमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फेवरेबल यहाँ पे कंसिडर करूँ तो पहले डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरे डाइस पे 4 आना चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। पहले डाइस पे अगर 2 आ रहा है तो फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए। पहले डाइस पे अगर 3 आ रहा है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 3 3 का डिफरेंस। वैसे ही पहले डाइस पे अगर 4 आएगा तो दूसरे पे 1 आना चाहिए, अगेन 3 का डिफरेंस। 5 2 6 3। तो हमारे फेवर में टोटल कितने केस? 6 केस है। तो फेवर में 6 केस, सैंपल स्पेस में 36, तो आंसर क्या होगा? 6/36। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा? 1/6। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन को अगर 2 बार ही टॉस करोगे, सैंपल स्पेस पहले कैलकुलेट कर लेते। एक बार टॉस करते तो 2 का सैंपल स्पेस होता है, दूसरी बार टॉस करोगे तो वापस 2, 2 इंटू 2 4, तो सैंपल स्पेस आ गया 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? तो एटलीस्ट 1 हेड बोला है मतलब एक हेड्स रहा तो भी चलेगा, एक हेड रहा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा हेड मतलब 2 हेड्स आए तो भी चलेगा। तो एक हेड वाला फेवरेबल में एच टी भी चलेगा, एक हेड टीएच भी चलेगा, वापस एक हेड, और दोनों के दोनों अगर हेड्स है तो भी चलेगा। बस जो टीटी वाला केस है वो नहीं चलेगा, क्योंकि टीटी वाले केस में एक भी हेड्स नहीं आ रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें ऐसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे फेवरेबल में कितने इवेंट्स हो गए? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/4। क्वेश्चन नंबर 3। 3 इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। सबसे पहले तो जब 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसका मतलब क्या? तीनों का इंटरसेक्शन 0 है, मतलब उसमें जो भी इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा। ए इंटरसेक्शन बी वो भी 0 होगा, बी इंटरसेक्शन सी वो भी 0 होगा, ए इंटरसेक्शन सी वो भी 0 होगा। या फिर मैं अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन, वो भी 0 होगा। ये होता है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कि यूनियन 1 होता है। तो क्वेश्चन में उन्होंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है मतलब इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए। एग्जॉस्टिव दिया है मतलब यूनियन 1 होना चाहिए, और इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इससे तीनों का प्रोबेबिलिटी अभी के लिए मान लो एक्स, और क्वेश्चन में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दिया है मतलब इंटरसेक्शन मुझे 0 लेना है, और एग्जॉस्टिव दिया है मतलब यूनियन 1 लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए? तो हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मिलेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पॉसिबल नहीं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का प्रोबेबिलिटी मिलके कितना होता है? 1 होता है। तो अगर ए का प्रोबेबिलिटी मिल गया तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी इजीली ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें यूनियन का वैल्यू उन्होंने दे दिया है तो हम लोग यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर आगे इंटरसेक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस होता है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट आगे वाले पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की वजह से सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन के हिसाब से यूनियन कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि एग्जॉस्टिव भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों का वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 1 = 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 1/3। x का वैल्यू 1/3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/3। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। हमारा आंसर होगा 2/3। अब अगर तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गया 1/3, तो यहाँ से 2/3 फिगर आउट करना एकदम ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a जब 1/3 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 में से एक बार इवेंट ए होता है,
तीन में से अगर एक बार होता है तो कितनी बार नहीं होता है? दो बार नहीं होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? 2/3, क्योंकि तीन में से दो बार इवेंट ए नहीं होता है। और जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं मतलब हम लोग ये बात करें कि इवेंट ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आंसर होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 4, अभी एग्जाम का क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन 4 में क्या बोला? देयर आर 3 पर्संस ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट एजेस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव्स अनदर 5 years इज 0.8। ए का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बी सर्वाइव्स अनदर 5 years इज 0.6, तो बी का प्रोबेबिलिटी 0.6 है और सी का प्रोबेबिलिटी 0.5। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.46। ए एंड बी दोनों का सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.46। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कितना लेंगे? 0.46। बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.3, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.32। एंड ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.48। ए इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.4। The probability that all these three persons survive another 5 years is 0.26। तीनों का सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये उन्होंने दे दिया है 0.26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव्स अनदर 5 years। एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव्स अनदर 5 years का मतलब क्या है? बेसिकली जब भी एटलीस्ट वन ऑफ देम पूछा है मतलब वो यूनियन की बात कर रहा है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एंड में तीनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारे वैल्यूज दे दिए हमको, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ए का प्रोबेबिलिटी 0.8 प्लस बी का 0.6 प्लस सी का 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0.46 माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 0.32 माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 0.48 दिया हुआ है। प्लस एंड में तीनों का इंटरसेक्शन करना है, तीनों का इंटरसेक्शन कितना दिया है? 0.6। अब अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें सो 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 minus 0.46 minus 0.32 minus 0.48 plus 0.26. This will give you 0.6 plus 0.8 plus 0.5 minus 0.46 minus 0.32 minus 0.48 प्लस 0.26, ये आना चाहिए 0.9। तो यूनियन का आंसर हो जाएगा 0.9, मतलब एटलीस्ट किसी एक का सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.9, ऑप्शन सी। अब इसमें एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने बोला एटलीस्ट वन शुड बी अलाइव, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से वो वाला केस माइनस कर दो जिसमें तीनों की तीनों मर गए। हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट एक तो भी सर्वाइव करना चाहिए। तो कौन सा केस नहीं चलेगा? जब तीनों के तीनों सर्वाइव नहीं कर रहे, तीनों के तीनों मर गए, वो वाला प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मर गया मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी भी मर गया मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और सी भी मर गया मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला प्रोसेस फॉलो करने का ट्राई। और इसमें वन माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए का प्रोबेबिलिटी कितना था? 0.8, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 0. बी का प्रोबेबिलिटी 0.6 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0.4, सी का प्रोबेबिलिटी 0.5 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0.4। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.5। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करने, वन जाएगा एम प्लस में, 0.2 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये 0.04 जाएगा एम माइनस में। एमआरसी करोगे तो यहाँ पे इस लॉजिक से आंसर बनेगा 0.16, बट नॉर्मल फॉर्मूला से आंसर 0.9 आ रहा है और यहाँ से उल्टे लॉजिक से आंसर 0.96 है। अब ये लॉजिक इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा किसने बोला है कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये तभी पॉसिबल है जब तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट। यहाँ पे तीनों इवेंट्स डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। हम लोग लॉजिकली बोल सकते हैं कि तीन लोगों का
जिंदा रहना आपस में डिपेंडेंट इवेंट तो नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट क्वेश्चन में उन्होंने एक हिंट दे दिया है जिससे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तीनों इवेंट्स डिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं तो इंटरसेक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, मतलब ये आंसर गलत है। अब वो कौन सा हिंट है जहां से हमें पता चलता है कि ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है? अगर तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए और बी के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ए इंटरसेक्शन भी आना चाहिए था। अब 0.8 इंटू 0.6 करोगे तो बनेगा 0.48। बट उन्होंने इंटरसेक्शन का आंसर 0.48 दिया है, नहीं दिया है। मतलब यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक नहीं लगाना है, ऐसा पूरा फॉर्मूला अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर। डाइस, दो डाइस अगर हमने फेंके, फिर उसके बाद कलर एंड द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टू डाइस इज नोटेड टू बी 9। दो डाइस अगर फेंके तो नॉर्मली सैंपल स्पेस 36 होना चाहिए, बट आगे उन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द टू डाइस इज नोटेड टू बी 9। मतलब एक इवेंट इज ऑलरेडी हो गया। कौन सा इवेंट? कि दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। What is the probability that one of the two dice has shown the point 4? अब क्वेश्चन में सैंपल स्पेस 36 लेना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर से इतना बोला अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन तो हम लोग सैंपल स्पेस 36 ले जाते हैं। बट आगे उन्होंने एक और चीज डिफाइन कर दी कि एक और चीज हो चुकी है, विच इज सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टू डाइस इज नोटेड टू बी 9। मतलब दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में हम लोग वही इवेंट्स लेंगे जिनमें दोनों डाइस का सम 9 होता है, जैसे 3 6 6 3 4 5 5। हमारे सैंपल स्पेस में टोटल कितने इवेंट्स आएंगे? 4 इवेंट्स। अब इनमें से हमें कौन सा इवेंट फेवरेबल में लेना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन द पॉइंट 4? मतलब दोनों में से एक डाइस पे पॉइंट 4 आना चाहिए, वही हमारा फेवरेबल इवेंट है। तो ये जो 4 इवेंट है इनमें से कौन सा केस ऐसा है जहाँ पे दोनों में से एक डाइस पे 4? एक तो ये इवेंट है और दूसरा ये। तो अगर मैं फेवरेबल इवेंट की बात करूँ, फेवरेबल में 4,5 आना चाहिए और 5,4 चाहिए। फेवरेबल में टोटल कितने इवेंट्स है? 2 इवेंट्स है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? फेवरेबल विच इज 2 ऑन सैंपल स्पेस विच इज 4। आंसर हो जाएगा 1/2। ये हो गया एक तरीका, नॉर्मल तरीका इसको सॉल्व करने का। बट इसको अगर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से अगर करते तो भी चलेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले तो इवेंट ए और इवेंट बी डिफाइन। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो इवेंट हो चुका है उसको इवेंट बी बोलते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं, बट फॉर सिंपलिसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, जो इवेंट हो चुका है उसको बी। तो यहाँ पे इवेंट बी क्या होगा? सम शुड बी 9। और जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको इवेंट ए बोल। हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? वन डाइस शुड शो 4। किसी एक डाइस पे 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बात करूँ, दोनों डाइस पे अगर मुझे सम 9 चाहिए, उसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, दोनों डाइस पे अगर सम 9 चाहिए तो कितने केसेस पॉसिबल है? 4 केसेस जो ऊपर हमने लिखे थे, 3 6 6 3 4 5 और 5। तो फेवर में 4 केस और दो डाइस को अगर फेंक रहे हो तो सैंपल स्पेस 36। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/9। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ओपन, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसमें सॉरी, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं 1/9। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इवेंट ए भी होना चाहिए, इवेंट बी भी होना चाहिए। मतलब दोनों डाइस का टोटल 9 भी होना चाहिए और दोनों में से एक डाइस पे 4 भी होना चाहिए। तो टोटल 9 के लिए 4 केस है, बट उनमें से हम लोग 2 ही केस सिलेक्ट करेंगे जहां पे दोनों डाइस में से किसी एक डाइस पे 4 आता है। तो हमारा जो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से केस आएंगे? 4 5 और 5। मतलब दोनों का टोटल भी 9 होना चाहिए और दोनों में से एक डाइस पे 4 आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल 2 इवेंट्स है और सैंपल स्पेस में 36 है। तो ये हो जाएगा 2/36। 2/36 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/18। 1/18 अपॉन 1/9। 1/9 अगर ऊपर जाएगा तो 9/1 हो जाएगा। 9 इंटू 1 9 इंटू, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/। यही आंसर पहले आया था, यही आंसर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। दोनों में से कोई भी लॉजिक लगाओ, आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 6, इन कनेक्शन विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/7. वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी. अभी अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, बट ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है क्वेश्चन में दिया है क्या, अब तक दिया नहीं. तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या उन्होंने ए यूनियन बी का आंसर दे दिया है, हाँ, तो हम लोग पहले यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटरसेक्शन निकालें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. ए यूनियन बी क्वेश्चन कितना दिया है 5/6 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की निकाल तो 2/3 m प्लस 3/5 m प्लस 5/6 m माइनस MRC करूँगा तो ये 0.433. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to 0.433. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है तो ऊपर आएगा इंटरसेक्शन का आंसर मतलब 0.433 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और बी का प्रोबेबिलिटी कितना था 3/5. 3/5 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो होगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6. तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0.72. फिर 72 बी करेंगे मतलब ऑप्शन ए 13/18 अगर करोगे तो ये भी तुम्हारा सेम आएगा 0.722. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट. द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2/3. फेवर में अगर बोला है तो पहले जो नंबर लिखा है वो ऊपर लिखना है और नीचे दोनों का टोटल लिखना है. 2 + 3 5. ये हो गया पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी. एंड ऑड्स अगेंस्ट अनदर इवेंट इज 3/7. अगेंस्ट अगर बोला है तो जो बाद में वाला नंबर है वो ऊपर लिखेंगे. तो बी के लिए मैं प्रोबेबिलिटी लिखते हो ऊपर लिखूंगा बाद में वाला नंबर मतलब 7 और नीचे लिखूंगा वापस 12. तो ए और बी दोनों का प्रोबेबिलिटी आ गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर्स. दोनों में से कोई एक ही इवेंट होना चाहिए, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. दोनों में से एक ही इवेंट होना चाहिए मतलब दो केस हम लोग बना सकते हैं. केस 1 में हम लोग लिखेंगे तो इवेंट ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोनों में से कोई तो एक ही इवेंट होना चाहिए. या फिर केस 2 क्या होगा, ए नहीं होना चाहिए बट बी होना चाहिए. अब पहले केस की अगर मैं बात करता हूँ ए होना चाहिए, ए का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं होना चाहिए, साथ में बी नहीं होना चाहिए. मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिख रहा हूँ कि ए होना चाहिए क्योंकि ए अगर हो रहा है तो उसके साथ बी शुड नॉट ऑकर क्योंकि दोनों में से एक इवेंट होना चाहिए कंपलसरी क्वेश्चन बोला है. तो बी का नहीं होने का बी का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 7/10. तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/. यहाँ पे सेकंड केस ए नहीं होना चाहिए, ए का होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय बी का होने का मतलब 7/10. अब यहाँ पे 2 × 3 6/5 × 10 50 प्लस दोनों के बीच में क्या है प्लस आएगा क्योंकि दोनों के एक साथ हो सकते हैं क्या नहीं, दोनों में से कोई एक ही किसी को इसलिए प्लस. 3 7 21/5 10 50. 6 + 21 विच इज 27/50. तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए 27/50. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट इज 3 सेक्शंस ऑफ अ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल एनकाउंटर कंप्यूटर एरर आर 0.2 0.3 0.1. सिंपल है, तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज दिए मतलब ए में एरर होने का चांस 0.2 है, बी में एरर होने का चांस 0.3 है और सी में एरर होने का चांस 0. What is the probability that there would be at least one computer error per week? At least one computer error per week अगर उन्होंने बोला मतलब एटलीस्ट मतलब वापस यूनियन, तो वापस अगर यूनियन निकालना है तो वापस हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन. यहाँ पे तुम ये अगर कैलकुलेट करना है तो पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एंड में तीनों का इंटरसेक्शन. यहाँ पे ये कर सकते हो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकाला. क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी एक हिंट दिया है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है
इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट, इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन भी कैसे निकाल, ए और बी का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे बी और सी का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे ए और सी का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके। ये एक तरीका है करने का। या फिर डायरेक्टली हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन एरर होना चाहिए। तो वन में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो वाला केस हटा दो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एरर्स, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में एरर नहीं हो रहा है, अगर वो केस में हटा दो टोटल प्रोबेबिलिटी में से, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट एक में एरर होना चाहिए। तो कौन सा केस नहीं चाहिए जहाँ पे एक भी एरर नहीं हो रहा है, वो वाला केस। यहाँ पे हम लोग वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इवेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट, इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं ये लॉजिक से जो तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एरर्स, मतलब ए में भी एरर नहीं होना चाहिए, बी में भी एरर नहीं होना चाहिए, सी में भी एरर नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए में एरर हो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए में एरर नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वन माइनस ए में एरर नहीं होना चाहिए। ए में अगर एरर होने का चांस 0.2, तो एरर नहीं होने का चांस कितना है, 0.8 है, मल्टीप्लाइड बाय बी में अगर एरर होने का चांस 0.3, एरर नहीं होने का चांस कितना है, 0.7 है, मल्टीप्लाइड बाय सी में अगर एरर होने का चांस 0.1 है, तो सी में एरर नहीं होने का चांस कितना है, 0.9। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये जाएगा m माइनस में, बन जाएगा m प्लस में, MRC करोगे तो आंसर आएगा 0.496। 0.496 को राउंड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो चाहे तुम ये फॉर्मूला से जाओ या फिर उल्टे मेथड से जाओ कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से जो केस नहीं चाहिए वो केस हटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार लोग गलती मतलब गलत सॉल्व करते हैं। पहले तो इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, इफ 8 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमॉन्ग 3 बॉक्सेस। सबसे पहले 8 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्स में। 8 बॉल्स को अगर 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कितने अलग अलग तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, 8C3 नीचे। 8C3 का प्रॉब्लम क्या है, 8 बॉल्स को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए हमने 8C3 कर दिया। बट 8C3 का मतलब क्या होता है, वो 8 बॉल में से 3 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करें। हमें 8 में से 3 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारे के सारे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट, सारे के सारे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस बॉक्सेस 3। तो यहाँ पे 8C3 तो नहीं कर सकते। तो अगर मुझे टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल है वो अगर कैलकुलेट करना है, मतलब सैंपल स्पेस अगर कैलकुलेट, ऐसे सोचो, पहला बॉल है, पहले बॉल के लिए हमारे पास सामने 3 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो पहला बॉल अगर मुझे प्लेस करना है तो मेरे पास सामने 3 बॉक्सेस का ऑप्शन। तो पहले वाले बॉल के लिए 3 ऑप्शन। फिर सोचो दूसरा बॉल अगर मैं लूंगा तो वापस सामने 3 बॉक्सेस है, मतलब उसमें रिपीटेशन अलाउड है। पहला बॉल अगर पहले बॉक्स में जा रहा है तो डेफिनेटली दूसरा भी पहले बॉक्स में जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। तो दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन है, तीसरे बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन। ऐसे हर एक बॉल के लिए 3 3 ऑप्शन है, मतलब टोटल 8 बॉल के लिए 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, 3:8। अब 3:8 ये होगा 6,561, ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। फिर आगे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स वुड कंटेन 2 बॉल्स। अब हमें फेवरेबल वेट में क्या लेना है कि फर्स्ट बॉक्स में कंपलसरी 2 बॉल्स होने चाहिए। फेवरेबल में क्या है, फर्स्ट बॉक्स में कंपलसरी 2 बॉल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में स्टेट किया कि पहले वाले बॉक्स में कंपलसरी 2 बॉल्स होने चाहिए। अब मेरे पास अगर 8 बॉल्स है, उसमें से अगर मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करके पहले वाले बॉक्स में प्लेस करने, तो 8 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा, 8C2 होगा। 8 में से 2 बॉल मैंने सिलेक्ट कर दिया, उनको फर्स्ट बॉक्स में प्लेस कर दिया। अब मेरे पास 6 बॉल्स बाकी, क्योंकि 8 में से 2 बॉल्स चले गए, 6 बॉल्स। ये जो 6 बॉल्स है उनमें से बचे हुए 6 बॉल्स में से एक बॉल को मैं पिक करता हूँ। अब उसको मुझे अगर प्लेस करना है तो फर्स्ट वाले बॉक्स में प्लेस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में 2 बॉल्स होने चाहिए थे और हमने यहाँ पे 8C2 में फर्स्ट बॉक्स में 2 बॉल्स को प्लेस कर दिए। तो ये जो हम लोग बचे हुए 6 बॉल्स में से पहला बॉल उठाएंगे तो फर्स्ट बॉक्स में नहीं जा सकता है, बट सेकंड या थर्ड बॉक्स में जा सकता है। तो उसके लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। फिर बचे हुए 6 बॉल में से एक बॉल चला गया, वापस अगला बॉल लिया, वापस अगले बॉल के लिए वही सोचो, फर्स्ट बॉक्स में जा सकता है कि नहीं, ये भी सेकंड या थर्ड में से किसी में जा सकता है। तो बाकी की जो 6 बॉल्स है उनके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन रखे। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई, 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2 ऐसे 6 बार होगा। 8C2 मल्टीप्लाई बाय 2:6 हो जाएगा, 8C2 मल्टीप्लाई बाय 2:6। 8C2 कितना बनता है, 28 इंटू 2:6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, वो हो गया 64 मल्टीप्लाई बाय 28। तो ये हो जाएगा 179। तो फाइनली मेरा प्रोबेबिलिटी कितना चलेगा, फेवरेबल है 1792, और सैंपल स्पेस कितना है, 656। 1792 डिवाइडेड बाय 656।
तो ये बन रहा है 0.273। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 10। The box contains 12 electric lamps, of which 5 are defective. Total 12 lamps, उसमें से 5 are defective, 7 are good. 5 defective मतलब बाकी के साथ अच्छे हैं, बाकी के साथ good. A man selects 3 lamps at random. तो select हमने कितने करे? 3 लैम्प। What is the expected number of defective lamps in this selection? उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उन्होंने एक्सपेक्टेड नंबर पूछा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। उसको हम लोग कैसे करते थे? प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स वैसे करते थे टेबल बना के, या फिर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली शॉर्टकट लगा सकते। शॉर्टकट मेथड देखो क्या, हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प्स सोचने, पहले तो यही सोचो कि डिफेक्टिव लैम्प का प्रोबेबिलिटी कितना, कि क्या प्रोबेबिलिटी कि जो भी लैम्प मैं सिलेक्ट करूंगा वो डिफेक्टिव होगा। तो 12 में से अगर 5 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव लैम्प का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 5/12 होगा, बराबर। ये जो भी प्रोबेबिलिटी होता है एक लैम्प के लिए डिफाइन या फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन है। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया का मैच जीतने का चांस 60% है, तो जो 60% चांस है वो एक मैच के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन किया है ये कितना है? 5/12। ये कितने मैचेस कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए? फॉर 1 ऑब्जेक्ट। तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, लेट्स से कि किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स को इंजरी होने के चांस 0.6 है। 0.6 मतलब 60%। जब मैं बोलता हूँ कि वर्कर को 0.6% चांस इंजरी होगा, मतलब एक वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो एक में से 0.6 वर्कर्स को इंजरी होगी, 0.4 वर्कर्स को इंजरी नहीं होती। ये ऐसा प्रोबेबिलिटी का तुम इंटरप्रिटेशन रख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने डिफेक्टिव लैम्प्स का प्रोबेबिलिटी लिखा है 5/12, ये एक लैम्प के लिए, कि अगर मैं एक लैम्प सेलेक्ट करता हूँ उसमें से 5/12 लैम्प्स डिफेक्टिव हो गए और बचे हुए 7/12 लैम्प्स नॉन डिफेक्टिव। अब हम लोग कितने लैम्प सिलेक्ट करने हैं? 3 लैम्प। एक लैंप में अगर इतना एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव आने का, तो 3 लैंप में कितना होगा? इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 1.25। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं 3 लैंप सिलेक्ट करता हूं तो उसमें से 1.25 लैंप डिफेक्टिव होते। सिंपल। हाँ, अगर तुमको पूरा टेबल वगैरह बना के करना है तो टेबल बना के हम लोग कैसे करेंगे, उसमें हम लोग एक्स लिखते हैं और फिर उसका प्रोबेबिलिटी। अब एक्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग किसका एक्सपेक्टेड नंबर निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैम्प। तो अगर मैं डिफेक्टिव लैम्प का एक्सपेक्टेड नंबर निकाल रहा हूँ, एक्स का जो वैल्यू है वो मुझे सोचना है कि डिफेक्टिव लैम्प के रिस्पेक्ट में क्या हो। तो एक्स मतलब बेसिकली ये सोचना है कि अगर मैं 3 लैम्प सिलेक्ट करूँ तो उसमें से मिनिमम कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने। तो मिनिमम 0 डिफेक्टिव हो सकते हैं और मैक्सिमम तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, बीच में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये मेरा एक्स का वैल्यू बन गया। अब 0 डिफेक्टिव के लिए अगर मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी, टोटल कितने लैम्प्स है? 12। मैं सिलेक्ट कितने करने होंगे? 3। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 12C3। तो हर केस में सैंपल स्पेस में कितना लिखूंगा? 12C3। अब मुझे पहले सोचना है 0 डिफेक्टिव के लिए, कि अगर 0 डिफेक्टिव लैम्प चाहिए मतलब तीनों के तीनों लैम्प्स गुड में से होने चाहिए। तो मेरे फेवर में कौन सा केस है कि 7 में से 3 लैम्प सिलेक्ट। फॉर फर्स्ट केस जहां पे 0 डिफेक्टिव चाहिए तो वहां पे क्या आएगा? 7C3। सेकंड, जहां पे एक डिफेक्टिव हो सकता है, एक डिफेक्टिव के लिए मतलब 5 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव सिलेक्ट करो, बाकी के दो, 3 में से एक सिलेक्ट हो गया, बाकी के जो 2 है वो नॉन डिफेक्टिव में से होने चाहिए, गुड में से मतलब 7C2। थर्ड केस जहां पे 2 डिफेक्टिव चाहिए, अगर 2 डिफेक्टिव चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? 5C2 इंटू 7C, और आखिरी क्या होगा? 5C3। अब हम लोग को एक्सपेक्टेड नंबर जब निकालना होता है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। इन सबको मल्टीप्लाई करो, एम प्लस में डालो, एमआरसी करो, तुम्हारा आंसर कितना है? 1.25। या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट समझ लो, शॉर्टकट अप्लाई करो, बेटर है। क्वेश्चन नंबर 11। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी, if for two events A and B, probability of A union B is equal to 1, then A and B are, जब यूनियन 1 होता है तो हम लोग इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इंटरसेक्शन अगर 0 होगा तो उसमें इवेंट्स को क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और अगर सबका प्रोबेबिलिटी सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वली लाइक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 5/9, देन ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए। वापस इसको इंटरप्रेट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/9 है, मतलब 9 में से 5 बार इवेंट ए होता है। जब प्रोबेबिलिटी 5/9 है ए की, मतलब 9 में से देर इज अ 5 चांस कि इवेंट ए होगा। 9 में से अगर 5 बार इवेंट ए होगा तो कितनी बार नहीं होगा? तो 4 बार नहीं होगा। तो हमें ऑड्स किसके निकालने? ऑड्स अगेंस्ट कितने निकालने?
जब भी ऑड्स अगेंस्ट निकालने होते हैं तो अगेंस्ट वाले केस में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नहीं होने का चांस, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, होने का चांस। मतलब इसके ऑड्स अगेंस्ट क्या हो गया, 4:2। वही अगर ऑड्स इन फेवर पूछा होता, ऑड्स इन फेवर, तो उसमें पहले हम लोग फेवर वाला लिखते हैं, मतलब होने का चांस, और फिर नहीं होने का चांस लेते। तो फेवर के लिए आंसर क्या हो रहा था, 5:4। बट यहाँ पे अगेंस्ट पूछा तो आंसर क्या होगा, 4:4। 13. For any two events A and B, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Only when. एक्चुअल में यूनियन के फॉर्मूला में आगे इंटरसेक्शन भी आना चाहिए, बट उन्होंने इंटरसेक्शन दिया है कि यहाँ पे नहीं दिया। अगर इंटरसेक्शन नहीं दिया मतलब ये पार्ट जीरो है, और अगर ये पार्ट जीरो मतलब इवेंट्स कैसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन जीरो। 14. Probability of A minus B is equal to probability of B minus A. Then the two events A and B satisfy the condition. अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी है, अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने चाहूँ, A माइनस बी का मतलब क्या होता है, A में से इंटरसेक्शन हटाओ, और क्वेश्चन के हिसाब से दिस शुड बी इक्वल टू B माइनस B माइनस A का मतलब क्या होगा, B में से इंटरसेक्शन हटाओ, दोनों साइड पे नेगेटिव इंटरसेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को कैंसिल आउट करूँ, नेगेटिव इंटरसेक्शन, तो हमारे पास क्या बचेगा, A इज इक्वल टू, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, मतलब A और B का प्रोबेबिलिटी सेम। 15. Probability of getting ahead when two unbiased coins are tossed simultaneously. अगर मैं दो कॉइन को साथ में टॉस करूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर दो बार कॉइन को टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। अहेड मतलब एक ही हेड से, फेवरेबल में क्या आएगा, HT आएगा और TH आएगा। गलती से HH मत ले लेना, क्योंकि HH में दोनों हेड्स होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। अहेड का मतलब ओनली वन हेड्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 बाय सैंपल स्पेस, सॉरी फेवरेबल में 2 है, सैंपल स्पेस में 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0. क्वेश्चन नंबर 16. ABC are three mutually independent with probabilities. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन निकालना पड़ा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इंटरसेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालने बोला तो हम लोग तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे उन्होंने तीनों की प्रोबेबिलिटी दी, पूछा गया व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंडिपेंडेंट के लिए अगर इंटरसेक्शन निकालना, ए का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय बी का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सी का प्रोबेबिलिटी। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये आएगा 24, 3 डेसिमल तो 0.024। 70. There are 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. Total 10 balls है। If two of them are selected at random, 10 में से सिलेक्ट कितने करने, 2। What is the probability that the number printed on the ball would be an even number greater than or equal to 4? सबसे पहले तो हम लोग 10 में से कितने बॉल सिलेक्ट करने, 2 बॉल सिलेक्ट करने वाले, तो सैंपल स्पेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मुझे सैंपल स्पेस निकालना है, 10 में से 2 बॉल्स अगर सिलेक्ट करने तो आंसर होगा 10C2, 10C2 का मतलब 45। अब बात करते हैं फेवरेबल में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल शुड बी एन इवन नंबर, मतलब फेवरेबल में इवन नंबर आना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब 1 से लेके 10 में 4 या 4 से बड़ा इवन नंबर, मतलब 4 चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा, तो ये 4 ही चलेंगे। और ये 4 में से कितने सिलेक्ट करते हैं, 2 सिलेक्ट करने, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला है वी आर सिलेक्टिंग 2 बॉल्स। तो यहाँ पे फेवरेबल में क्या है, 4C2 आएगा। 4C2 कितना होता है, 6। हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/45। दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 into 50, तो आंसर क्या होगा, 2/3। Question number 18. A, B, and C are three mutually exclusive and exhaustive events such that probability of A is equal to 2 times probability of B is equal to 3 times probability of C. What is probability of B? उन्होंने probability of B पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, ए बी सी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। 3 अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन शुड बी 0 एंड एग्जॉस्टिव है मतलब यूनियन शुड बी 1। और क्वेश्चन में उन्होंने आगे क्या दिया है, ए का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी का प्रोबेबिलिटी। हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, बी का। अब अगर उन्होंने दे दिया यूनियन 1 है
एग्जैक्टली उन्होंने एग्जॉस्टिव बोला है, एग्जॉस्टिव का मतलब ही यूनियन वन है। अगर यूनियन उन्होंने दे दिया है मतलब हम लोग यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर सारे इंटरसेक्शन आते हैं, बट मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा नहीं क्योंकि वो जीरो। यूनियन कितना है, वन। अब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, बी का निकालना है। हम लोग ट्राई करेंगे आरएचएस में सबको बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबको अगर बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बी को तो कुछ नहीं करेंगे, बी तो वैसे ही रहेगा, तो बी अभी के लिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। हमें सिर्फ ए और सी को कन्वर्ट करना है बी के फॉर्म में। अब ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू भी लिख सकता हूँ। ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टू। प्लस अब मुझे ये सोचना है सी को बी की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, ये थ्री अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो टू बी अपॉन थ्री ये हो जाएगा सी। तो मैं सी की जगह पे क्या लिखूँ, टू बी अपॉन थ्री। तो यहाँ पे वन वैसे ही रहेगा। अगर मैं सब में बी कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में पहले टू बचेगा, फिर वन बचेगा, फिर टू बाई थ्री बचेगा। अब ब्रैकेट का आंसर टू प्लस वन प्लस ये एम प्लस में जाएगा, और फिर उसमें टू बाई थ्री ऐड। तो ये आ जाएगा 3.66 डी करेक्ट। 3.66 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.66, तो दैट विल गिव यू 0.2727। तो ये होगा बी का प्रोबेबिलिटी। अगर 3/11 कैलकुलेट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय ये भी आएगा 0.2727। For two events A and B, probability of B दिया है 0.3, probability of A but not B। A but not B का मतलब बेसिकली ओनली A, सिर्फ A। देखो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं तो उसमें ए का भी पोर्शन आता है, और कुछ अगर इंटरसेक्शन रहा मतलब बी के साथ कोई इंटरसेक्शन रहा तो वो भी आता है। बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया ए बट नॉट बी, मतलब सिर्फ ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने जाऊँ तो उन्होंने ए बट नॉट बी, अब देखो ए और बी का लेट्स से मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिए, 0.3 दिए, बी का प्रोबेबिलिटी 0.3, ये पूरा बी है। पूरा बी मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आएगा, तो पूरा पूरा बी का आंसर क्या है, 0.3। ए बट नॉट बी मतलब ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए वाला पार्ट मतलब ये पार्ट, ये कितना है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अगर 0.6, ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0.4। मतलब ए का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 0.4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है, ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा 0.4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसमें कुछ बचना ही नहीं चाहिए, मतलब ये जीरो होना चाहिए। इंटरसेक्शन शुड बी लॉजिकली जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए का प्रोबेबिलिटी, ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो पूरे ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, उसमें से सिर्फ इतना पार्ट ही 0.4 है, तो इंटरसेक्शन में कुछ बचना ही नहीं चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। और इंटरसेक्शन जब जीरो होता है तो ए और बी इवेंट्स कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 20 if two unbiased dice are rolled, what is the probability? पहले तो दो डाइस को अगर रोल कर रहे हैं हम लोग तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नीदर 1 नॉर 7, मतलब 1 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो सम की बात करें कि दोनों डाइस का सम जो है 1 भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए। सम की बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, ठीक है, कंसिडर करते कि सम 1 भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों डाइस पे सम 1 तो हो ही नहीं सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। दोनों डाइस का सम 1 तो हो ही नहीं सकता, वो तो सोचना ही नहीं। हमें ये सोचना है कि सम 7 नहीं होना चाहिए। पहले तो ये सोचते 7 के लिए कौन से केसेस होते हैं, 1 6 होता है, 6 1, 2 5 होता है, 5 2 होता है, 3 4 होता है, 4 3 होता है। मतलब ये जो 6 केस है यहाँ पे टोटल 7 आता है। ये केस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो मतलब ये जो 6 केस है दिस आर नॉट अलाउड। हमारे फेवरेबल में 36 में से 6 केस हटाओ, 30 केस बचेंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल 30, सैंपल स्पेस 36, तो 6 इंटू 5 6 इंटू 6, तो आंसर होगा 5/6। A box contains 5 white and 7 black balls. Two successive draws of 2 balls are made without replacement. सबसे पहले तो दो सक्सेसिव ड्रॉस का मतलब क्या है, पहली बार में दो बॉल निकालने हैं, सॉरी पहली बार में भी बॉल्स निकालने हैं और दूसरी बार में भी बॉल्स निकालने हैं। तो सक्सेसिव ड्रॉस का मतलब होता है कि 2 बार बॉल को विड्रॉ करना। अब हर बार कितने विड्रॉ करने ये आगे लिखा है, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 2 बॉल्स आर, मतलब पहले वाले केस में भी 2 निकालने हैं, फिर वापस 2 निकालने, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर बोला है तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं
सबसे पहले 2 बॉल्स अगर हमको सिलेक्ट करने, फर्स्ट ड्रॉ में 2 बॉल्स सिलेक्ट करने, टोटल कितने बॉल्स है? 5 और 7 12, तो 12 में से 2 सिलेक्ट कर लिए। अब 12 में से जो 2 सिलेक्ट किए उनको रिप्लेस करना है क्या? नहीं करना है, मतलब वो तो बाहर ही रह गए। तो अब अंदर कितने बचे? 10 बचे। तो सेकंड ड्रॉ में वापस 2 सिलेक्ट करने, बट 12 में से कि 10 में से? 10 में से। तो यहाँ पे इंटू क्या है? 10C2। अब 12C2 अगर कैलकुलेट करोगे तो होना चाहिए तुम्हारा 66, 10C2 शुड बी 45। तो सैंपल स्पेस 66 इंटू 45, इसको अभी वैसे ही रखो, कैलकुलेट मत करते बैठो, ठीक है। आगे क्या बोला है? The probability that first draw should produce white balls and the second draw should produce black balls। तो हमारे फेवरेबल जो इवेंट है, फेवरेबल, उसमें क्या लिखा है? पहले कंपलसरी व्हाइट आने चाहिए और फिर कंपलसरी ब्लैक आने चाहिए। पहले अगर मुझे 2 व्हाइट चाहिए, व्हाइट बॉल्स है कितने? 5, तो पहले अगर मुझे व्हाइट चाहिए तो 5C2 आएगा, और दूसरी बार में कंपलसरी ब्लैक चाहिए तो वहां पे 7C2 आएगा। 5C2 कितना हो? 10 होता है, और 7C2 कितना होता है? 20। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल 10 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 45। तो ऊपर आएगा 210, नीचे आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 45 विच इज 297। 210 डिवाइडेड बाय 297, सर शुड बी 0.070। ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? चेक करते, 7/960 अगर मैं करता हूँ तो ये 0.007 आएगा, वो नहीं चलेगा। 35 डिवाइडेड बाय 144 अगर मैं करता हूँ तो 0.243 वो भी नहीं चलेगा। 35 डिवाइडेड बाय 108 कर तो 0.32, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर, मतलब नाम। क्वेश्चन 22, a coin is marked with 2, 3 on either side which is thrown 5 times। कॉइन पे जब हेड्स और टेल्स होता है और कॉइन को जब हम लोग 5 बार फेंकते तो सैंपल स्पेस क्या होता है? 2:5, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है और ऐसे 5 बार फेंका है तो इसलिए 2:5। यहाँ पे भी कॉइन पे क्या मार्क किया? 2 और 3 मार्क किया, मतलब वापस 2 पॉसिबिलिटीज है और 5 बार फेंक रहे हो तो सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा, 2:5 विच इज 30। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 12। हमें ये सोचना है कि दोनों डाइस का टोटल 12 होना चाहिए, सॉरी हाँ बराबर, दोनों डाइस का टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। मतलब 5 बार फेंकने वाले, तो जितनी बार हम लोग डाइस को फेंकेंगे, दोनों डाइस का नहीं सॉरी, जितनी बार भी डाइस को फेंकेंगे, 5 बार जब हम लोग डाइस को फेंकेंगे तो पांचों का टोटल कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो फेवरेबल में हम लोग सिर्फ वही केस कंसिडर करेंगे जब पांचों डाइस पे 12 आ रहा है, मतलब पांचों डाइस का टोटल 12 आ रहा है। तो इसमें एक केस पॉसिबल है, लेट्स से अगर पहले 2 डाइस पे, सॉरी पहले 3 डाइस पे अगर 2 आता है और फिर 3 आता है और फिर 3, मतलब बेसिकली 3 डाइस पे 2 आना चाहिए और 2 डाइस पे 3 आना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, किसी भी 3 डाइस पे 2 आना चाहिए और फिर किसी भी 2 डाइस पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डाइस पे अगर 2 आएगा तो 2 + 2 + 2 6, और 2 डाइस पे अगर 3 आएगा तो 3 + 3 6, तो वो 6 और वो 6 मिलके कितना होगा? टोटल 12। अब इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है जहां पे पांचों का टोटल 12 हो, क्योंकि अगर 4 डाइस पे 2 आएगा, लेट्स से चारों डाइस पे 2 आ गया और पांचवे पे 3 आ गया, तो यहाँ पे तो टोटल 11 होगा। अगर पांचों पे 2 आ गया तो टोटल 10 हो जाएगा। अगर लेट्स से 3 डाइस पे 3 आ गया और बाकी 2 पे 2 आ गया, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 2 11 + 12 13। तो कहीं पे भी टोटल तुम्हारा 13 आएगा। एक ही केस है जहां पे 13 पॉसिबिलिटी विच इज 3 डाइस पे 2 आना चाहिए और बाकी की 2 डाइस पे 3 आना चाहिए। तो अब मुझे अगर फेवरेबल इवेंट कैलकुलेट करना है, तो अब हमें ये सोचना है कि 3 डाइस पे 2 आना चाहिए। हम लोग डाइस को कितनी बार फेंकने वाले? 5 बार। तो 5 में से 3 जगहों पे 2 आना चाहिए, तो 5 में से 3 जगहों पे 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बहुत बहुत लोग गलत क्या करते हैं, 2 डाइस पे 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे वापस 5C2 नहीं, यहाँ पे 5C2 नहीं आएगा। 5 में से 3 जगहों पे अगर 2 आ गया तो अब कितनी जगह बाकी? बाकी 2 ही जगह बाकी, और वो दोनों जगह पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अगला क्या होना चाहिए? 2C2 होना चाहिए, बराबर। और ये पार्ट अगर नहीं भी लिखो तो कुछ लिखो, क्योंकि ऑब्वियसली 5 में से 3 जगहों पे 2 आ रहा है तो बाकी की 2 जगह पे तो 3 आएगा, वो तो कंफर्म है। तो उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। बट फिर भी अगर लिख दोगे 5C3 10, 2C2 1, 10 × 1 10, तो हमारा सैंपल फेवरेबल इवेंट 10 है और सैंपल स्पेस 30, तो आंसर होगा 10/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ मैच एट मुंबई इज 0.6। मुंबई में जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है और दिल्ली में हारने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है। एक जगह पे जीतने का, एक जगह पे हारने का।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस बोथ द मैचेस, दोनों मैचेस जीतने चाहिए, तो मुंबई में भी जीतना चाहिए तो उसका 0.6 और दिल्ली में भी जीतना चाहिए। अब दिल्ली में हारने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो जीतने का कितना होगा 0.2 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, मुंबई में जीतना और दिल्ली में जीतना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 0.24। एक्स एंड वाई स्टैंड इन लाइन विद 5 अदर पीपल, एक्स और वाई के अलावा टोटल कितने लोग हैं, सॉरी एक्स और वाई के अलावा 5 लोग हैं, मतलब टोटल 7 लोग हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टोटल कितने तरीके से हम लोग इन लोगों को अरेंज कर सकते हैं ये सोचो। एक्स और वाई के अलावा 5 लोग हैं, मतलब टोटल 7 लोग हैं, अगर मुझे 7 लोगों को अरेंज करना है तो टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं, 7 फैक्टर, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा 5040। अब अगर हम लोग यहाँ पे फेवरेबल इवेंट की बात करें, फेवरेबल इवेंट में कंडीशन क्या है, एक्स और वाई के बीच में 3 लोग होने चाहिए। अब एक्स और वाई के बीच में अगर 3 लोग होने चाहिए, टोटल कितने लोग हैं, 7, हमें 7 लोगों को अरेंज करना है, उसमें से लेट्स से एक्स यहाँ पे है, तो 3 प्लेसेस को खाली छोड़ने के बाद एक्स आ गया यहाँ पे, फिर 3 प्लेसेस खाली छोड़ दिए, फिर कौन आ गया, वाई, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग आ गए, 3 लोग, एक तो ऐसा एक्स और वाई यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेट्स से अगर एक्स और वाई यहाँ बैठ गए, मतलब एक्स अगर यहाँ आ गया तो वाई यहाँ पे आएगा, एक्स अगर यहाँ पे आ गया तो वाई यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास ये भी तो केस हो सकता है, एक्स यहाँ पे वाई आ, या फिर एक्स यहाँ पे वाई आ, तो एक्स और वाई खुद 3 अलग अलग पोजिशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया 3। अब इसमें से लेट्स से अगर मैं पहला वाला केस कंसिडर करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाला केस, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए, और आगे कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, ये 3 लोग और ये 2 लोग, ये आपस में तो शफल करते बैठ सकते, 3 और 2 5 लोग, तो 5 लोग अगर आपस में शफल करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, 5 फैक्टर। बट क्या एक्स और वाई अपनी खुद की जगह शफल कर सकते हैं, हाँ, एक्स और वाई के बीच में 3 लोग होने चाहिए, कहीं पे भी ये बोला कि एक्स पहले होना चाहिए वाई पहले होना चाहिए, नहीं, एक्स और वाई आपस में अगर शफल करेंगे तो इंटू क्या आएगा, 2। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा 7। तुम्हारा आंसर बनेगा फाइनल आंसर में, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 720 अपॉन 5040, ये हो जाएगा 1/7। 720 upon 5010 5040 0.1428 1 divided by 723 0.14। देखो बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 लोग और यहाँ पे 2 लोग, तो ये 5 लोग आपस में शफल करते बैठ सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 5 फैक्टर, एक्स और वाई आपस में शफल कर सकते क्या, तो उसके लिए 2 फैक्टर। अब ऐसे केसेस कितने बनेंगे हमें सोचना, एक्स और वाई यहाँ बैठ गए पहला केस, एक्स और वाई यहाँ बैठ गए दूसरा केस, एक्स और वाई यहाँ बैठ गए तीसरा केस, तो ये केस कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिवीजन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बट ये वैरिएंस का फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर करना है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर करना है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एम प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एम प्लस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.4 एम प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एम प्लस, एमआरसी करोगे तो ये आएगा 6.3 माइनस, अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और उसका स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी करते रहना। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 एम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एम प्लस, एमआरसी करोगे तो 2.3 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 5.2, 6.3 माइनस 5.9 6.3 माइनस 5.29, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर, ये आंसर होगा 1.0049। स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी 1.00, इसका आंसर होना चाहिए नॉनस, 2 नहीं होना चाहिए नॉनस। 26 इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कॉइन को अगर 5 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस कितनी, 32 2:5 32, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड्स ऑन द लास्ट, मतलब 5 बार टॉस कर रहा है, उसमें फर्स्ट वाले पे टेल्स ही आना चाहिए, आखिरी वाले पे हेड्स ही आना चाहिए, बाकी कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन,
यहाँ पे कितने ऑप्शन, दो, हेड स्टिल्स कुछ भी चलेगा। यहाँ पे कितने ऑप्शन, दो, कुछ भी चलेगा। यहाँ पे कितने ऑप्शन, दो। हमारे फेवरेबल में क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये होगा 8, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/30, which is 1/4. 27. A number is selected from the first 250 natural numbers. अगर 250 नेचुरल नंबर्स में से नंबर सिलेक्ट कर दिए तो तुम्हारा सैंपल स्पेस कितना होगा, 250, क्योंकि 250 में से एक नंबर सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 7? 3 से डिविजिबल रहा तो भी चलेगा, या फिर 7 से रहा तो भी चलेगा। तो इसमें हम लोग फेवरेबल जब कैलकुलेट करते हैं, पहले डिविजिबल बाय 3 की बात करेंगे, फिर डिविजिबल बाय 7, जो भी रहेगा वो इसमें जोड़ देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें से डिविजिबल बाय 21 माइनस कर देंगे। लॉजिकली इसमें क्या होता है, 3 और 7, और मतलब यूनियन, यूनियन का आंसर क्या होता है, 3 मतलब ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब 3 इंटू 7, 21 से जो भी डिविजिबल वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। क्योंकि जैसे देखो 42 जो नंबर वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल, तो यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और 42 का लॉजिक क्या है, 21 के टेबल में जो जो आएगा वो यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, इसलिए उसको एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले 3 का आंसर निकालते, 3 का आंसर निकालने कितने नेचुरल नंबर है, 250, डिविजिबल बाय 3 चाहिए, हम लोग 250 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 83.33, उसको राउंड डाउन करेंगे तो होगा 83। तो 83 नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपका 3 से डिविजिबल है। अब उसके बाद 250 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, वो आएगा 35.71, उसको भी राउंड डाउन करेंगे तो होगा 35, 83 प्लस 35, तो ये आ गया 1 में। बट इसमें से 21 से डिविजिबल वाले हटाने, तो 250 डिवाइडेड बाय 20 में वो आएगा 11.90, उसको राउंड डाउन करोगे तो 118 माइनस 11 करोगे तो 107 आएगा। तो तुम्हारे फेवरेबल में 107 है, 107 है, सैंपल स्पेस में 250, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 107 डिवाइडेड बाय 250, 107 divided by 250, which gives you 0.4. 28. What is the chance of getting at least 2 defective items? At least 2 होगा, मतलब 2 भी चलेगी, 2 से ज्यादा भी चलेगी। If 3 items are drawn randomly from a lot containing 7 items, of which 2 are defective. सबसे पहले टोटल 7 है, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, मतलब 5 अच्छे। हमें कितने सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट करना है। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव अगर बोला है, इसमें देखो केस 1 क्या होगा, 2 डिफेक्टिव प्लस 1 2, 3 आइटम सिलेक्ट करने, तो 2 डिफेक्टिव हो गए, एक अच्छा होगा। लॉजिकली केस तो क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों डिफेक्टिव और एक भी अच्छा नहीं, बट तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम मैक्सिमम कितने हैं तुम्हारे पास, 2 ही ऑप्शन है। तो मतलब इसमें एक ही केस बनेगी, मल्टीपल केस बनेगी, तो 2 डिफेक्टिव 1 2। तो अगर मैं इसका चांस निकाल, 2 डिफेक्टिव 1 2, डिफेक्टिव है कितने, 2, और मुझे 2 के 2 सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, 2 से इनटू गुड आइटम्स कितने हैं, 5, उसमें से सिलेक्ट कितना करना है, एक ही करना है, तो 5C, 2C2 1 होगा, 5C1 5 होगा, तो 1 इंटू 5 5, ये तुम्हारा फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल में 5, सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस हमने निकाली नहीं। अगर मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस कैलकुलेट, टोटल आइटम 7 है, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 3, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 7C3, 7C3 कैलकुलेट करोगे तो आएगा 35। तो फेवरेबल में 5 है, सैंपल स्पेस में 35, 5/35, which is by 7। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कुछ गलत कर दो, चांस ऑफ सिलेक्टिंग 2 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, 1/7। If a card is drawn at random from a pack of 52 cards, 52 में से एक कार्ड अगर सिलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 52C1 मतलब 52। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और अ हार्ट? तो फेवरेबल में स्पेड्स भी चलेंगे और हार्ट्स भी चलेंगे। स्पेड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, प्लस हार्ट्स कितने होते हैं, 4। बट हम लोग 4 हार्ट्स काउंट करेंगे क्या, नहीं, हार्ट्स कितने काउंट करेंगे, 3, क्योंकि 4 हार्ट्स में से एक हार्ट्स स्पीड में ऑलरेडी काउंट हो गया, तो उसको डबल काउंटिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं। 13 प्लस 3, हमारे फेवर में 16 कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 16/52।
16/52 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 4 इंटू 4 4 इंटू 13 तो आंसर होगा 4/13। इसका भी आंसर 1/2 नहीं होना चाहिए 4/13। स्पीड और शिट सॉरी स्पीड और हार्ट मिले ना। स्पीड्स कितने होते हैं 13, हार्ट्स भी कितने होते हैं 13। मैंने स्पीड और एस ले लिया गलती से। स्पीड होना चाहिए या फिर हार्ट्स होना चाहिए। मतलब स्पीड भी चलेगा तो स्पीड के 13 कार्ड्स और हार्ट्स के 13 कार्ड्स मतलब हार्ट भी 13 13 प्लस 13 26। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा 26/50 विच इज 1 मिनट। ठीक, a bag contains 8 balls and some blue balls। 8 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स, बट ब्लू बॉल्स कितने हमको पता है क्या नहीं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इट्स ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल। अगर ब्लू का प्रोबेबिलिटी रेड से डबल है मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स रेड के डबल होने चाहिए। क्योंकि अगर ब्लू का प्रोबेबिलिटी रेड का डबल है मतलब लॉजिकली नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स शुड बी डबल द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब यहाँ पे रेड बॉल्स 8 है तो ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे डबल द नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो 2 इंटू 8 मतलब ब्लू बॉल्स कितने हो गए 16। तो क्वेश्चन में कोई पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू व्हिच इज 16। 31 लेट ए एंड बी बी टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ए का प्रोबेबिलिटी दे दी है यूनियन दे दिया है और बी दे दी बी का वैल्यू एक्स दे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन जीरो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। उन्होंने यूनियन कितना दिया है 1/2, ए कितना दिया है 1/3, बी कितना दिया है एक्स माइनस इंटरसेक्शन कितना होगा 0 होगा क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोला है। 1/3 अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा तो 1/2 माइनस 1/3 ये करोगे एक्स मिलेगा तो ये इसका कैलकुलेशन अगर करोगे इसको भी 1/6 ऑप्शन 32। ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया है और बी के ऊपर बार, बी के ऊपर बार मतलब बेसिकली ये बी कॉम्प्लीमेंट की बात है। तो बी का प्रोबेबिलिटी अगर 3/5 है तो बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/5। 5 में से 3 बार इवेंट बी नहीं होता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नहीं होना। 5 में से 3 बार नहीं होता है तो होता कितनी बार है 2 बार तो बी का प्रोबेबिलिटी 2/5। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन फाइंड यूनियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। वापस अगर यूनियन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ए का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 1/5 प्लस बी का हमने कितना निकाला 2/5 माइनस इंटरसेक्शन तो 0 होगा क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दिला है 1/5 प्लस 2/5 ये हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन 23। In a class there are 15 boys and 10 girls। 15 boys है 10 girls है। 3 students are selected at random। तो सैंपल स्पेस की बात करते हैं। 15 बॉयज 10 गर्ल्स मतलब 25 टोटल है। 25 में से सिलेक्ट कितने करने हैं 3। हमारा सैंपल स्पेस होगा 25C3। 25C3 कैलकुलेट करो तो 23 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच गिव्स यू 2300। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। एक गर्ल सिलेक्ट होनी चाहिए और 2 बॉयज सिलेक्ट होनी चाहिए। एक गर्ल सिलेक्ट करनी है तो 10 में से एक गर्ल तो फेवरेबल में क्या आएगा 10C1 इंटू 2 बॉयज 15 में से 2 बॉयज तो 15C2। 10C1 कितना होगा 10। 15C2 विल बी 15 7 105 तो ये होगा 1050। हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 23 1050 divided by 23 which comes out to be 0.456। 0.456 कौन सा ऑप्शन होगा 21/46 फर्स्ट ऑप्शन ये होगा 0.56। ऑप्शन बी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि 25/70 ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वो तो नहीं। ऑप्शन ए मैच होगा। 34 टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से 2 कार्ड्स सिलेक्ट करने तो सैंपल स्पेस क्या होगा 52C। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पीड एंड वन इज हार्ड। अच्छा यहाँ पे एक स्पीड होना चाहिए एक हार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना 52C2 अगर मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ तो 52 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1326। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वन शुड बी स्पीड वन शुड बी हार्ड। तो फेवरेबल में एक स्पीड होना चाहिए। स्पीड होते कितने 13 उसमें से एक स्पीड होना चाहिए और हार्ड्स कितने होते हैं वो भी 13 होते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 13C। 13C1 इंटू 13C1 मतलब 13 इंटू 13 विच इज 169। हमारा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी कितना होगा 169/1326।
We are achieved 169 divided by 1326, 0.1274. चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन डी 13 डिवाइड बाय 102 करोगे तो भी आएगा 0.1274. अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक ही होता है कि सर यहाँ पे हमने ऐसे क्यों नहीं कंसिडर किया. यहाँ पे हमने क्या किया, पहला स्पीड है दूसरा हार्ट है, वो वाला केस क्यों नहीं लिया जहाँ पे पहला हार्ट है दूसरा स्पीड. अब यहाँ पे जब हम लोग 52C2 कर रहे हैं सैंपल स्पेस में, जब हम लोग सी का लॉजिक लगा रहे हैं, मतलब हम लोग ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्या, नहीं दे. अगर ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो तो फेवरेबल में भी ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दो मत. तो वहां पे दो अलग केस बनाओ ही मत कि पहला स्पीड होना चाहिए दूसरा हार्ट होना चाहिए, पहला हार्ट होना चाहिए दूसरा स्पीड होना चाहिए. अगर तुमने शुरुआत में ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है तो फिर एंड में भी ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मत दो. 35. A problem is given to 5 students P, Q, R, S and T. If the probability of solving the problem individually is तीनों का पांचों का इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी दे दिया, then find the probability that the problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, फिर वो कोई भी करो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं. इसमें कौन सा केस नहीं चलेगा जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब अगर किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ वो वाला केस नहीं चलेगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन में से क्या माइनस करेंगे, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व वाला केस माइनस करेंगे. तो वन माइनस हमें वो केस माइनस करना है जहां पे पांचों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं. अब पहले वाले से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने का कितना होगा 1/2. दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो सॉल्व नहीं करने का क्या होगा 2/3. वैसे ही तीसरे के लिए 2/3 सॉल्व करने का है, 1/3 नहीं सॉल्व करने का, फिर 1/5 का, 4/5, 1/6 का, 5/6. मतलब बेसिकली सबके कॉम्प्लीमेंट्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट बीइंग सॉल्व. तो वन में से अगर वो केस माइनस कर दो तो तुमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. फिर होना चाहिए 1 माइनस जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 5 से 5 हो रहा है, ऊपर बचा 4, 2 2 जा 2 3 जा, ऊपर बचेगा 2, नीचे 3 का क्यूब विच इज 27. ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 25/27. अच्छा डेसिमल में अगर करोगे तो डायरेक्टली 25 डिवाइडेड बाय 27, 0.95. ऑप्शन अच्छा इसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन है 0.9. ऐसा राइट है. Closest option 0.93. In a leap year, what is the probability that there will be 53 spins? अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत बार याद भी हो चुका है. लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, जिसमें से 52 वीक्स अगर मैं कंसिडर करूँ 52 × 7 364. हर साल में 52 वीक्स होता है. अगर हर साल में कंपलसरी 52 वीक्स आने होते तो 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, ये तो आने वाले, इसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते. 52 × 7 तो 364 डेज जो है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं. अब 366 में से 364 डेज चलेंगे तो बाकी कितने दिन है, 2 दिन. अब ये 2 दिन कितने अलग अलग तरीके से फिल हो सकते हैं पहले वो काउंट करते हैं. मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या संडे. तो ये 2 दिन जो है, बाकी के 2 दिन, उनके टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है. तो सैंपल स्पेस 7. अब हमें इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे. तो देखो 52 संडे तो डेफिनेटली आने, अगर 53 संडे चाहिए मुझे, अगर चाहिए तो ये जो बाकी के 7 इवेंट्स पॉसिबल है उनमें से वही इवेंट चूज करो जिसमें संडे आ रहा है, जैसे सैटरडे संडे या फिर संडे में. तो तुम्हारे पास 2 इवेंट्स है तुम्हारे फेवर में, तो आंसर क्या होगा 2/7. 37. The number of tosses of a coin that are needed so that the probability of getting at least one head is 0.7875. मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी बार कॉइन को टॉस करे कि एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी 0.875 होना चाहिए. अगर मैं इसमें ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन वाइज अगर मैं सोचता हूँ तो देखो कैसे होगा. लेट्स से अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो सैंपल स्पेस कितना होता है, 4 होता है. एटलीस्ट 1 हेड अगर मुझे चाहिए तो कितने इवेंट्स पॉसिबल है, एच पॉसिबल है, एच पॉसिबल है, टी पॉसिबल है. तो 3/4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.75. बट हमको प्रोबेबिलिटी कितना चाहिए, 0.875 चाहिए. बात करते 3 बार. अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ तो कितने इवेंट्स पॉसिबल है, 8. अब 8 में से सिर्फ एक इवेंट नहीं है जब तीनों के तीनों टेंस, बाकी के सारे जो 7 इवेंट्स है 8 में से वो एक इवेंट हटा दो, तीनों टेंस बना, बाकी के जो 7 इवेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं पे हेड्स आएगा. तो एटलीस्ट
एक हेड्स अगर चाहिए तो कितने इवेंट्स हमारे फेवर में? 7। तो अगर मैं 7/8 करता हूँ तो 7 डिवाइडेड बाय तो ये आएगा 0.875। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक। अगर मुझे ऑप्शन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज ऑफ द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का सिलेक्शन 1/5 है, वाई का सिलेक्शन 1/3, द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, उसका हमें प्रोबेबिलिटी मतलब एक्स भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए मतलब एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट, वाई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए मतलब वाई का भी कॉम्प्लीमेंट। एक्स का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है, इंटू वाई का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 2/3। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 5 3 जा 50, आंसर होगा 8/50। 39. Three companies ABC are manufactured. Three components ABC are manufactured separately and then assembled into a finished product. While producing the three components, it is found that 5% of component A, 4% of component B, and 1% of component C are defective. A का डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 5% मतलब 0.05, बी का डिफेक्ट का प्रोबेबिलिटी 0.04% दिया, सी का डिफेक्ट का प्रोबेबिलिटी 1% मतलब 0.01। What is the probability that the assembled product is free from defects? मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं उसमें डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब ए में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बी में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सी में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो डिफेक्ट का प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए का प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 0.95 इंटू बी का 0.96 इंटू सी का 0.99, तो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.99 तो ये आएगा 0.9028। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सबसे क्लोजेस्ट हुई। आखिरी क्वेश्चन 40. टू पर्सन्स आर प्लेइंग अ सेट ऑफ मैचेस, दो लोग मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। द विनर ऑफ 4 मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। तो बेसिकली ये हो रहा है कि दो लोग मैचेस खेलते रहेंगे, जैसे कोई एक इंसान 4 मैचेस जीत जाएगा तो वो विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो पर्सन ए और पर्सन बी खेल रहे, पहला मैच ए ने जीता, दूसरा बी ने जीता, तीसरा ए ने जीता, चौथा ए ने जीता। अभी तक ए कितने जीता है? 3। बी कितने जीता है? 1। अभी तक कोई विनर डिक्लेयर हुआ क्या? नहीं। जब तक कोई 4 मैचेस नहीं जीत जाता है तब तक विनर डिक्लेयर नहीं होगा। लेट्स से अगला मैच बी जीत गया तो वापस खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी तक कोई एक इंसान 4 मैच जीता है क्या? नहीं। लेट्स से अगला मैच ए जीते, जैसे ए 4 मैच जीत जाएगा तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 2 कितने मैचेस खेलेंगे? 6। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए कि जब तक कोई एक इंसान 4 मैचेस नहीं जीत जाता है तब तक विनर डिक्लेयर नहीं। एनी प्लेयर हैज अ 50% चांस टू विन द मैच। ए का मैच जीतने का चांस भी 50% है, बी का मैच जीतने का चांस भी 50%। द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम कम्स टू एन एंड एट द 4th मैच, हमें ये सोचना है कि 4th मैच होने के बाद तुम्हारा गेम खत्म हो चुका। अब 4 मैचेस के बाद गेम खत्म अगर करना है, मतलब चारों के चारों मैच या तो ए ने जीतने चाहिए या फिर चारों के चारों मैच किसने जीतने चाहिए? बी ने जीतने चाहिए। क्योंकि गेम कब खत्म हो? जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान 4 मैच जीत जाएगा तभी गेम खत्म होगा। तो इसमें पहला केस क्या होगा? ए वॉन ऑल 4 मैचेस। ए को अगर चारों के चारों मैचेस जीतने, ए का जीतने का चांस कितना है? 50% मतलब 1/2। अगर चारों मैचेस को जीतने तो इसको चारों मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना हो? 1/2:4 मतलब ये हो जाएगा 1/60। या फिर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, बी वॉन ऑल 4 मैचेस, तो बी का चारों मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2:4, क्योंकि वापस बी का जीतने का चांस कितना? 50%, और चारों मैच जीतने का चांस कितना हो जाएगा? 1/2:4, ये भी कितना होगा? 1/60। अब ये दोनों केस एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो ए चारों मैच जीतेगा या फिर बी चारों मैच जीतेगा, तो दोनों केस को ऐड करते तो 1/16 + 1/60 तो ये होगा 2/60। 2/60 मतलब 1/8, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1/8। दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी में इतने ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन रिवाइज करो, तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा कंसेप्ट और चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।